नमस्कार, इलेक्शन कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे यूपी की सियासत पर। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, 543 में 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और आज यूपी की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज प्रधानमंत्री के यूपी में 2 कार्यक्रम हुए। पहला, उन्होंने संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णन के निवेदन पर उन्होंने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। दूसरा, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम में लखनऊ गए, जहां पर उन्होंने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश वाली परियोजनाओं को लॉन्च किया। उसके बाद आज राहुल गांधी, उनकी भारत न्याय यात्रा चल रही है और उसके बाद अमेठी में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी जनसभा हुई वहाँ पर। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को फाइनल ऑफर दिया है 17 सीटों का। उनका कहना है कि आप इस पर सहमति बनाइए। अगर आप सहमति बनाते हैं तो कल रायबरेली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ वहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा एक और खबर है कि सपा से जो पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने आज एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसकी घोषणा उन्होंने कहा 22 फरवरी को की जाएगी। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं सुमित अवस्थी सर हैं, बाबा हैं और शादाब जी हैं। सुमित सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं कि लोकसभा चुनाव अब लगभग कुछ 10 दिन में ही उसका तारीखों का ऐलान शायद हो जाएगा, मुझे लगता है, या मार्च के पहले हफ्ते तक हो जाएगा। और आज यूपी जो कि सबसे बड़ा सूबा है सियासी लिहाज से भी और जनसंख्या के लिहाज से भी, तो इतने हाई प्रोफाइल लीडर्स वहाँ पर हैं और खबरों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। एक पत्रकार के तौर पे एक चुनाव को करीब से देखने, आपने इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं, तो पूरी जो राजनीति है यूपी की, उसको आप कैसे देखते हैं? जो 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने, पिछली बार उसको 64 सीटें आई थी, 2014 में 73 सीटें थी। उनका कहना है इस बार हम जो उनका 370 सीटों का लक्ष्य है, उसकी भरपाई वो यूपी से करना चाहते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे आज के दिन को? शुक्रिया पूर्णेंदु, पहला मौका देने के लिए। 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया लंबा सा, उसी में 2 लाइनें छुपी हुई हैं जो आपके सवालों का जवाब है। बीजेपी के कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर 2 रैलियां कर रहे हैं और दोनों जगह, एक जगह उन्होंने अपने साधु समाज के ज़रिए और कल्की महाराज के ज़रिए अपने हिंदुत्व के वोट बैंक को एड्रेस किया। दूसरा फंक्शन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का था, जहां पर वो इन्वेस्टर को एड्रेस कर रहे थे और यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। तो एक तो ये प्रचार हो गया। दूसरा, आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बना ली, राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी मौजूद हैं, सलीम शेरवानी भी पार्टी छोड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी। सपा ने लिस्ट अनाउंस कर दी कांग्रेस पार्टी से अलायंस के बगैर, दूसरी लिस्ट अनाउंस कर दी। तो ये दिखा रहा है कि इस तरफ क्या चल रहा है और उस तरफ क्या चल रहा है। तो जहाँ बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, जो आपने सवाल पूछा कि 64 था कैसे 80 होगा, तो वो ऐसे 80 होगा कि यहाँ पर बिखराव नहीं दिख रहा है, यहाँ पर चीज़ें एकजुट होती हुई दिखाई दे रही हैं। दिक्कत इधर है कि विपक्ष के खेमे में बिखराव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी अमेठी पहुँच गए हैं, कल उनको रायबरेली आना है। मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था कि राहुल गांधी फलां तारीख को यूपी पहुँचेंगे, तो अमेठी और रायबरेली में अखिलेश यादव शामिल होंगे। अमेठी की सभा इस वक्त चल रही है, अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव ने लिस्ट अनाउंस कर दी है और ये शर्त लगा दी है कि अगर आज रात तक हमारी बातचीत संभव हो पाई, तब हम कल की रायबरेली की बैठक में आएंगे। तो यानी वहाँ पर भी डाउट है अभी भी कि कल अखिलेश आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर परिस्थितियाँ जो हैं वो इंडिया अलायंस के लिए इस पूरे सिनारियो में वो बहुत ही चिंतित करने वाली हैं। और ये इसलिए भी है, मैं अगर मैं यूपी से बाहर निकल जाऊँ 1 मिनट के लिए, तो हमने पिछले हफ्ते बात की थी फारूक अब्दुल्ला की। आज मैंने अखबार में पढ़ा अमर उजाला में कि महबूबा मुफ्ती भी नाराज़ हैं, वो भी कह रही थी कि मैं अकेले चुनाव लड़ेंगी। पार्टियाँ भी छोड़ रही हैं, नेता भी छोड़ रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो एक ताकत थे यूपी में, सपा के साथ जुड़ते थे, ताकत देते हैं। लेकिन अगर वो अलग पार्टी बना लेते हैं तो नुकसान इन्हीं को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इंडिया अलायंस के लोगों को, सपा को और कांग्रेस को। तो परिस्थितियां जो हैं वो दिन पर दिन बीजेपी के लिए फेवरेबल अभी तक, अब कुछ आगे अलग हो जाए तो नहीं पता, और विपक्ष के लिए अनफेवरेबल हो रही हैं। और इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा यूपी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए कि अभी जो हो रहा था, जो भी लोग होते थे, जो भी अपने पार्टी से नाराज़ होते थे, चाहे बीजेपी को लगती थी कि इसका कुछ वोट बैंक है तो अपने में वो ले लेते थे, लेकिन उन्होंने स्वामी प्रसाद को नहीं लिया। उनको बोला कि आप एक पार्टी बनाओ और एक पार्टी पर वोट कटवा। बाबा, डील वो क्या, उनकी बेटी को टिकट की डील है कुछ? मैं अभी बता रहा हूँ। तो
डील जो है वो तो हाँ वो तो सामने आ जाएगा। वो एक अलग डील है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण डील है कि उनको बोला कि आप इधर मत आओ, परिवार में से कोई आ जाओगे वो ठीक है, उसको देखेंगे। आप एक पार्टी बनाओ और समाजवादी का वोट काटो। तो ये भी एक चुनावी रणनीति है, जिसके तहत हालांकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से अपना दल राजभर सबको जो है बीजेपी थोड़ा थोड़ा दे करके अपने साथ एक जिसका वो सोशल इंजीनियरिंग का नाम लेते हैं वो उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने नहीं छुआ है, उनको बोला कि आप ये करके रखिए। दूसरी तरफ कई लोग नाराज़ हैं, जैसा कि आपको बोला सलीम शेरवानी जी बहुत पुराने कांग्रेस में भी रहे पहले, उसके बाद सपा में लंबे समय तक रहे। तो उन्होंने कहा कि पीडीए है नहीं, आप पीडीए की बात करते हैं, वो पीडीए है नहीं तो अब हम उसको उन्होंने छोड़ दिया। वो राज्यसभा चाहते थे, तो एक जया बच्चन को राज्यसभा देने का हाँ वो तो दिया है, अफजाल अंसारी को दिया है। तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति ये होगी। और जो समाजवादी पार्टी ने 17 सीट कांग्रेस को दे दी तो कांग्रेस को तुरंत मान लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपकी मैक्सिमम टैली थी 2009 में 21 सीटों की, अब आप कितना चाहते हैं? उसके बाद बहुत सारा पानी गंगा में गोमती में बह चुका है। और अब मैं तो 11 पे, जब पहली लिस्ट आई थी 11 पे, तो मैं वही फुल स्टॉप माना था, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि ये 15 तक जाएगा, लेकिन मेरे उम्मीद के अनुसार 17 तक गया है। मुझे लगता है 17 तक में भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार कहाँ से लाएगी? क्या अमेठी से कोई उम्मीदवार होगा कांग्रेस का? क्या राहुल गांधी लड़ेंगे? क्या प्रियंका लड़ेंगी रायबरेली से? बहुत बड़े सवाल है, बहुत बड़े क्या है जो है वो लगे हुए हैं कि इसमें कि 17-15 पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है कुछ सीटों पर, जहाँ जिन सीटों पर कांग्रेस अपने नेताओं को लड़वाना चाहती है वहाँ अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। जैसे सलमान खुर्शीद साहब की सीट है, फरुखाबाद की सीट है। ऐसे 2-3 सीटें ऐसी हैं जो फंस गई होंगी। पुनिया साहब की सीटें फंस रही है, ऐसा सुना मैंने। तीसरे नंबर पे हाँ तीसरे नंबर। और लड़ना तो चाहते हैं। और उन्नाव जो है अनु टंडन वाली सीट उन्होंने अपने खाते से अनु टंडन को अनाउंस कर दिया है। तो ये भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आज के दिन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 1 का 2 भी करना हो ना, तो उनके पास तो कोई चारा है नहीं ना, उनको समाजवादी पार्टी के साथ जाना ही जाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये अच्छा ऑफर है, कांग्रेस को इसको मान लेना चाहिए। और राहुल गांधी और वो जो अखिलेश 2 लड़के, हालांकि उस बार 2 लड़के साथ आए थे, लेकिन वो लड़के चले नहीं, लड़के फेल हो गए। इस बार शायद 1 का 2 हो जाए या 5 का उनका 6 हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है। और जो आपने बीजेपी की बात कही 62, वो 72 हो जाएंगे। वो जो मैं 72 इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बीएसपी वाली जो सीटें हैं ना, वो मैं उनको दे रहा हूँ, बीएसपी सीधा दे रहा हूँ, 10 सीटें, वो 72 तक जाएंगे। और एलाइज मिला के ज्यादा, ये तो बीजेपी के आप अकेले की बात। हाँ, अब उसमें जो भी हो, वो 10 में एलाइज हैं या हाँ, तो वो सब वो देख करके वो 72 तक जा सकते हैं। 7-8 सीटें बचेंगी, जो कि एक रायबरेली की सीट यदि प्रियंका लड़े तो बाकी 4-5 समाजवादी अपना जो वो किला है इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, ये मऊ, ये सब बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। देखिए एक खबर और भी है बाबा, जो दे दें कि कल राहुल गांधी की पेशी है सुल्तानपुर कोर्ट में। एक मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ हुआ है और कहा जा रहा है कि इसलिए वो ऐसे वक्त में वहाँ गए हैं कि कल वो अदालत में भी पेश हो जाए। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा के एक नेता कोर्ट चले गए थे, और वो जो सुनवाई है वो क्रूशल स्टेज में चल रही है। तो राहुल गांधी को कल आप हो सकता है वहाँ भी जाते हुए देखें। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि 17 सीटें बहुत है कांग्रेस के लिए, तो जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि शायद इन 17 सीटों पे कांग्रेस हामी भर सकती है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक मैसेज जा सकता है कि वो कांग्रेस इन सीटों के लिए तैयार है। अब वो मैसेज कब जाएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। अखिलेश यादव की जो शर्त है वो यही है कि जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ओके कर दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज अमेठी में ही है। अमेठी में है, तो अगर वो ओके कर देंगे तो वो यात्रा में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ऐसा तो अभी तो मुश्किल लग रहा है कि कल वो यात्रा में आए अखिलेश यादव, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज जाएगा। आज स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी को चुनौती दी है अमेठी में कि वो उनके सामने चुनाव लड़के दिखाएं, वायनाड ना भागे। तो भाजपा भी उनको, राहुल गांधी को फंसा रही है, उनको चुनौती दे रही है। आपने सलीम शेरवानी का जिक्र किया, तो उनके बारे में भी एक बात बता दें कि देखिए सलीम शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट से लड़ते रहे हैं, लेकिन वो सीट धर्मेंद्र यादव ने ले ली। अचानक जाके वहाँ से उनका टिकट काट दिया गया, फिर उनसे कहा गया कि आपको राज्यसभा दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। जो पीडीए बनाया है उन्होंने, तो पीडीए में कहा गया कि भाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये 3 वोटर हैं। इन्होंने जो टिकट दिया वो जया बच्चन को दिया, आलोक रंजन को दिया, जो कि पीडीए में नहीं आते, ऐसा उनके नेता कह रहे हैं। इस वजह से ये सारा बवाल चल रहा है। तो अब देखते हैं कि ये आगे जो है ये मामला क्या मोड़ लेता है। जी।
इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था बस, और क्योंकि हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से राहुल गांधी की यात्रा को चलते हुए 37-38 दिन हुए हैं आज, अगर मैं ठीक याद करता हूँ, एक आध 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इन 37-38 दिनों में अगर आप इंडिया के नेताओं की बात करें जहाँ से यात्रा निकली है, मुझे सिर्फ 2 ही तस्वीर याद आ रही है। एक तो तेजस्वी यादव के साथ पिछले दिनों उन्होंने एक जीप चलाते हुए जॉइंट रैली को संबोधित किया, जहाँ पे 2 बड़ी पार्टियां एक साथ दिखाई दी, और एक उन पल्लवी पटेल सामने खुलकर आई और यूपी में घुसते वक्त, और उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी का साथ देंगे। हालांकि पल्लवी पटेल की अपनी अलग पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की बहन है वो, अपना दल सोने, हाँ, पल्लवी पटेल ने खुलकर नाराजगी दिखाई कि वो पीडीए तो हुआ ही नहीं है, राज्यसभा में किसको टिकट दे दिया। तो यही 2 चीज़ें दिखी हैं जहाँ पर इंडिया अलायंस को लगा कि कुछ लोग उसके साथ हैं, वरना तो अब ये ऐसा लगने लगा है इस 37-38 दिनों में कि ये सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस के अलावा कुछ है नहीं। ये चिंता का सबब है। हम लोग जब जून की बात करते हैं, जब पहली बैठक हुई थी इंडिया की पटना में, जो नीतीश कुमार के कहने पर, तब लग रहा था कि चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, अब चुनाव में मज़ा आएगा। लेकिन अब देखिए, अब 8-9 महीने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो चुकी हैं। अच्छा, आज एक बयान उनका, जयराम रमेश का भी काफ़ी चर्चा में आ रहा है कि उन्होंने कहा है ये चुनावी यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने कहा ये वैचारिक यात्रा है। और जिस तरह से राहुल गांधी एक जिसको बोलते हैं मंडल पॉलिटिक्स कि 50% ओबीसी, 15% दलित और 8% आदिवासी, 73% के वो हक की बात कर रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात। उनका कहना है कि ये कहाँ हैं, इनके सेक्रेटरीज नहीं है भारतीय जो है प्रशासनिक सेवा में, तो उनका कहना है 73% जजेस नहीं है हाई कोर्ट में। तो क्या राहुल गांधी की ये जो पॉलिटिक्स है वो कितना लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? एक सवाल तो ये है, क्योंकि जैसा जयराम रमेश भी वैचारिक यात्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं, और क्या कांग्रेस ने जमीन पर जाकर के इस तरह का काम किया है कि इस तरह की पॉलिटिक्स को राहुल गांधी उठा रहे हैं और लोग उसको उस ढंग से एक्सेप्ट करें, जैसा कि एक ओबीसी लीडर या ओबीसी पॉलिटिक्स करने जैसे लालू यादव जैसे मजे नेता जब मोहन भागवत के एक बयान को मुद्दा बनाते हैं और वो रिस्पॉन्स मिलता है, क्या राहुल गांधी की बात से वो रिस्पॉन्स मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा सवाल है, चूंकि बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं बार बार आने का, तो क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली की सीट से ये लोग लड़ेंगे, और क्या इन्हें लड़ना चाहिए? देखिए, हमारे और आपके कहने से ना लड़ेंगे, ना हमारे कहने पर नहीं लड़ेंगे, तो हम और आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम लोग इलेक्शन, अब पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, घटनाओं पर कमेंट करते हैं। जब घटना घटेगी, चाहे लड़े नहीं लड़े, तब हम उस पर उसका विश्लेषण कर लेंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारी राय हम दे दें, हमारी राय हम दे दें, और उसका अगर वो लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस को फायदा होगा? क्योंकि अगर नेता ही, जो कहते हैं ना नायक, अगर युद्ध के मैदान में नहीं है। मैं आप ही से पूछता हूँ पूर्णेंदु, राहुल गांधी 5 साल पहले हारे थे 19 में अमेठी, कितनी बार अमेठी गए? आप तो डेटा के आदमी हैं, मुझे बताइए। शायद 1-2 बार मुश्किल से। अब जिस आदमी के पास जो कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस पार्टी की रही, वो चुनाव हारने के बाद 1 या 2 बार जाएगा। अगर आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना था तो आपको अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखानी चाहिए थी। ये बिल्कुल आपने खुद ही बोल दिया, 14 में स्मृति हारी थी, लेकिन 14 से 19 के बीच में स्मृति ने अपना कनेक्ट वहाँ बना के रखा, और आज की तारीख में स्मृति वहाँ पर, आज देखिए ना, राहुल गांधी पहुंचे अमेठी में तो बीजेपी ने स्मृति का दौरा भी लगा दिया। ये भी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वो जन संवाद यात्रा कर रही है, तो यात्रा वर्सेस यात्रा हो गया है। तो जितना स्पेस राहुल गांधी को आपको देना पड़ेगा टीवी पे, अखबारों पे, उतनी स्पेस आपको स्मृति को देनी पड़ेगी। ऐसे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, वो तो वायनाड से लड़ेंगे। हाँ, वायनाड से लड़ेंगे। लेकिन आपने जो शुरू में सवाल किया था ना, मैं वो मिस करके, आपने 3-4 सवाल इकट्ठे पूछ लिए वैचारिक तौर पे। हाँ, जो कहा कि वैचारिक यात्रा है, ये इसका उससे मतलब नहीं। मेरा उसमें कहना है कि एक राइट विंग का, दक्षिणपंथियों का एक संगठन है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कांग्रेस पार्टी को भी अपना एक ऐसा संघ बना लेना चाहिए कि हम सिर्फ वैचारिक बातें करेंगे, हम चुनावी बातें नहीं करेंगे। और चुनावी बातों के लिए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिम्मेदार हैं, वैचारिक बातों के लिए जयराम रमेश और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अरे चुनाव में अभी आपने कहा 20 दिन बाकी हैं, ऐसे वक्त पे यात्रा चुनावी होती है कि वैचारिक होती है? और ये आप किसको कंफ्यूज कर रहे हैं? ये कह के आप अपने वोटर, अपने काडर को, अपने नेताओं को कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बयान की कोई ज़रूरत नहीं थी। जयराम रमेश साहब ने खुद कितने चुनाव लड़े, मैं जानना चाहता हूँ। और एक को चुनाव उन्होंने क्लास मॉनिटर का भी जीता है कि नहीं जीता है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। जयराम जी, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कर रहे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए, और जानबूझ के कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि चुनाव के वक्त में यात्रा होती है, चुनावी होती है, वरना आप क्यों निकाल रहे थे भाई? आप तो मोमेंटम खड़ा करना चाहते थे, चीज़ें उल्टी पड़ गई, आपके अपने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। अशोक चौहान जैसा आदमी चला गया छोड़ के, तो क्यों ये कोई सोच सकता था? कमलनाथ के जाने की बात चल रही है, ये कोई सोच सकता था कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता छोड़ देंगे या छोड़ने की नौबत आ जाएगी? तो कुल मिलाकर चुनाव को वैचारिक तौर पर मेरा अपना मानना है कि
राजनेताओं को राजनीति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर राजनीति करते हैं, चीख चीख कर राजनीति करते हैं, कह क्या कर करते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, जिसको करना है जो कर ले। क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती? अगर आपको एनजीओ चलाना एनजीओ चलाइए ना, किसने मना किया? और गए तो वो तो कांग्रेस के नेता रहे, उनका बैकग्राउंड आपको पता ही होगा, तो खुद कांग्रेस में थे, फिर वो इलेक्शन लड़े थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे। वो बाबा तो बाद में बने, उससे पहले वो विधानसभा चुनाव हारे। जो अंतर ये है कि जो बीजेपी करती है, चाहे जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, वो जैसा कि सुमित ने कहा ना, कह के करते हैं, तो उनको उससे कोई गुरेज नहीं है। वो आपके पार्टी के तोड़ के ले जाएंगे। चाहे अभी आज राजस्थान में 4 बार का एक विधायक CWC का मेंबर महेंद्र सिंह मालवीय, उसको वो जाके उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और भी लोग लाइन में और भी लाइन में 3-4 लोग लाइन में है। तो क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि वहाँ पे आदिवासी बेल्ट में उनकी पकड़ कमज़ोर है, उनके जो वोट शेयर थोड़े उधर घटे थे पिछली लोकसभा से, जो पिछले 2 लोकसभा के मुकाबले और इस बार के मुकाबले। तो उनको एक ट्राइबल लीडर चाहिए था, उन्होंने ले लिया। हालांकि सवाल यही है कि 25 में 25 है, 26 थोड़ी हो जाएगा, लेकिन वो जो है उससे नहीं डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे और क्या होगा, हमको कहाँ एकोमोडेट करना पड़ेगा, उनको चाहिए तो चाहिए। इसी तरह नांदेड़ और जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है वो फंसता हुआ नजर आ रहा था, तो वहाँ से उन्होंने अशोक चौहान को लिया, साथ में एक और आदमी को राज्यसभा दिया, उसी रीजन के 2 लोगों को राज्यसभा भेजा। तो उनकी पूरी तैयारी है। आप यहाँ पे यात्रा पे हो, घर में आग लगी, आप यात्रा पे किए जा रहे हो, आपको यहाँ पे बैठना चाहिए था, अलायंस करना चाहिए, सबके साथ खुद बातचीत करनी चाहिए थी। कोई और बात करे और राहुल गांधी बात करे या सोनिया गांधी बात करे, उसमें बहुत फ़र्क है। वो नहीं करके आप घूमे भी जा रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, वैसे जगह जा रहे हैं जहाँ आपके कैंडिडेट हैं कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। आप अमेठी में किसके लिए यात्रा कर रहे हैं? आप खुद लड़ेंगे क्या? रायबरेली किस लिए जा रहे हैं? क्या प्रियंका लड़ेंगे? आप अनाउंस कर दो ना, कल अनाउंस कर दें वो कि रायबरेली में मैं प्रियंका गांधी लड़ेगी, आप इसको जिता के भेजिए। यदि अखिलेश भी साथ हैं तो उससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्लान है? या फिर कांग्रेस जो है केवल साउथ के बल पे जो है उनको लगता है कि मेरा नैया पार हो जाएगी, नॉर्थ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं बताऊं, राजस्थान में सीटों में भले ही एक भी सीट नहीं हो, लेकिन लोकसभा की सीटों के लिए अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक राय नहीं बन पा रही है कि कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा। दोनों के अपने अपने नाम हैं, दोनों के अपने अपने लिस्ट हैं, और दोनों जो है एक दूसरे कैंडिडेट को हराएंगे। फिर उसी तरह यदि साथ में, तो उसका एका नहीं करा पा रहे हैं। सोनिया गांधी खुद वहाँ से राज्यसभा में, कल नॉमिनेशन के वापस लेने का अंतिम दिन है, कल उनका अनाउंस हो जाएगा। तो क्या उनके वहाँ जाने का असर कुछ तो दिखना चाहिए ना? क्या आप दोनों को बुला के एक साथ बैठा के बात नहीं कर सकते कि एक कैंडिडेट पे एग्री हो और जिता के लेके आओ? क्या वो दोनों, गहलोत और सचिन पायलट, चुनाव लड़ेंगे? कमलनाथ को भी लड़ना चाहिए, जो चले गए। कमल जो है हाथ में है या कमल में, किसी को मालूम ही नहीं है। कभी झंडा उतरता है, कभी झंडा लग जाता है। जीतू पटवारी ने कहा, हाँ फिर लग गया है। जीतू पटवारी का मैंने आज इंटरव्यू किया, मैंने पूछा कब तक है, बोला अभी तक तो है। पीछे में कमलनाथ की तस्वीर लगी हुई थी, बोला ये भी तो लगी है, बोला हाँ अभी लगी है, हम नहीं हटाते हैं जल्दी। तो सब बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ दिनों बाद फिर वही हो जाएगा। हालांकि बाबा उन्होंने तस्वीर हटा दी। आज जो कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश के सारे जिलों में, तो भाजपा के एक प्रवक्ता ने, जो सलूजा साहब, उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि देखिए कमलनाथ तो भी इनकी पार्टी में है, लेकिन पोस्टर से हट गए। तो जीतू पटवारी और राहुल गांधी की तस्वीर लगी थी, कमलनाथ की तस्वीर मध्य प्रदेश के नेताओं नहीं, मैं एक खबर बता रहा हूँ। नहीं, कमलनाथ जहाँ पे जीतू पटवारी बैठते हैं ना, जहाँ पे कुर्सी जो है ना, वहाँ पे, यहाँ पे पीछे लगे कमलनाथ की तस्वीर लगा। आप इंटरव्यू में देख ले, हमने उसको बोला था कि इसको अच्छे से दिखाना चाहिए हमें। अभी भी कमलनाथ तो उतने बड़े लीडर हैं और दबे जुबान में कांग्रेसी का खुल के कहते हैं कि पार्टी ने सब कुछ उनको दिया, सब कुछ बनाया। इस उम्र में कहाँ जा रहे हैं? शायद बीजेपी के दरवाजे बंद है, लेकिन छोटे नाथ में बीजेपी को ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि अब नहीं, ये सब मेरे कहने के पीछे ये तर्क है कि एक सीट है मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के पास नहीं है, वो भी छीनना चाहती है। उसके लिए इतना बड़ा घेराबंदी हो रहा। सोचिए 370 कैसे होगा? ऐसे होगा मतलब, तो उसके लिए एक सीट के लिए घेराबंदी है। देखिए एक खबर और बता दे बाबा कि 22 और 23 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली आ रहे हैं। वो अपनी यात्रा स्थगित कर रहे हैं 2 दिन के लिए, और कहा जा रहा है कि वो कुछ टिकट फाइनलाइज करना चाहते हैं, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा है कांग्रेस में, तो बहुत लेट हो रहा है।
और वो राजस्थान की भी एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सारे अशोक गहलोत से लेकर सारे नेता बुलाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बैठक बुलाई गई है, यूपी की बैठक बुलाई गई है। तो कहा जा रहा है कि 22-23 तारीख को कुछ हलचल हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने कमेटी से नाम मांगे थे, हर ज़िले से 3-3 नाम आ गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब उस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। तो एक आखिरी राउंड के लिए, अब लास्ट राउंड अब स्टार्ट करते हैं। तो बाबा, जैसे बातें हो रही हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का मोदी जी का एक सपना था और वो बनते बनते कांग्रेसी युक्त भाजपा होती जा रही है। अब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं आप। सारी वहाँ की सारी नहीं, वहीं से लेके आ रहे हैं। नहीं, ये है। फैक्ट भी है, मैं बता देता हूँ। फैक्ट एक ये है कि अभी जो भाजपा के 77 MPs जो हैं उनका बैकग्राउंड गैर बीजेपी का रहा है, ये फैक्ट है कि 77 सांसद नहीं, अभी तो मुझे लगता है 2024 के लोकसभा में बढ़ जाएगा शायद। अच्छा, एक अब इस एक पे मीम चल रहा है ना, बीजेपी की कार्यकारिणी कल चल रही थी ना, परसों तो एक मीम चल रहा है मंच पे, जो उन्होंने किताब रिलीज की अपनी, पीएम खड़े हुए हैं, अमित शाह जी खड़े हुए हैं, नड्डा साहब खड़े हुए हैं और बगल में सोनिया गांधी भी खड़ी हुई है, राहुल गांधी भी खड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह भी खड़े, कमलनाथ भी खड़े हैं। 2029 की भाजपा। आप दोनों लोग खास तौर पे पिछले हमारी जो चर्चा थी उसमें सीबीआई और ईडी का जिक्र कर रहे थे और केजरीवाल साहब का भी एक बयान वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। वो कह रहे हैं कि ईडी और अगर पीएमएलए का उस तरह से दुरुपयोग नहीं होता तो बीजेपी के ही तमाम नेता आज पार्टी छोड़ के चले जाते। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब ग्राउंड पे कि बीजेपी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, उसको 100% जीतने का चांस है इसलिए दूसरी पार्टियों से नेता आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो ईडी सीबीआई या उसका भी एक डर है, या सब मिला जुला है? नहीं, देखिए, ईडी सीबीआई का डर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। हर नेता, जैसे हम लोग पहले उस दिन भी हम बात कर रहे थे, इलेक्शन के चुनाव लड़ने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एमएलए का चुनाव भी आज की तारीख में 15-15, 20-20 करोड़ पे चला गया है और उसके बाद भी आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे आपको नहीं पता है। तो जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो आप कहाँ से पैसा लाते हैं, क्यों पैसा आता है? तो गलत तरीकों से ही आता है, ईमानदारी का पैसा नहीं होता, वो काला पैसा है, काला धन लगता है चुनावों में। उसी काले धन की अगर कोई उसकी नब्ज पकड़ ले कि आपके पास काला धन कहाँ से आया है और आपके खिलाफ जांच शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? जो वो कहेगा उसके आप चलना पड़ेगा। तो अगर ईडी सीबीआई के जरिए इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं नेताओं पर दबाव, तो मैं इसको गलत नहीं मतलब गलत इन द सेंस कि ये खबर गलत नहीं है, दबाव बना रहे होंगे इसीलिए लोग टूट टूट के इस तरफ आ रहे हैं, उसमें कोई शको शुबा नहीं है। क्योंकि जैसे ही यहाँ आते हैं वो तमाम चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, वो मामले कहाँ चले जाते हैं नहीं पता किसी को। अब जैसे संजय सेठ का आया शालीमार वाला, जैसे अशोक चौहान का मामला है, जैसे अजीत पवार का मामला है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला है, ये सब मामले कहाँ चले गए किसी को नहीं पता है। तो ये मतलब सवाल तो होता है, ये गलत परंपरा है क्योंकि अब नहीं, कुछ और नाम जो वो भी यही करेंगे। नहीं, वो तो ईडी सीबीआई का तो दुरुपयोग होता वो तो है ना जंग में नहीं, कुछ और नाम बोलो। जो आज जो गए महेंद्रजीत मालवीय है, उनके करीबी खोटनिया पे जो पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई हो गई है। बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष ने पत्र लिखकर जो है ये मालवीय के खिलाफ ईडी कार्रवाई की मांग की थी। ये सब भी है, ये सब सच्चाई है। तो राजनीति है, राजनीति में तो आपके कमजोर पक्ष को ही। एक सवाल मैं सप्लीमेंट क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। अगर बीजेपी जीत को लेके इतना कॉन्फिडेंट है तो जिन पे वो दागी नेता होने का आरोप लगाती थी उनको ले क्यों रही है? और या कमलनाथ का भी जो बताते हैं कि वो जो बीजेपी चूंकि सिख दंगों में उनकी भूमिका को लेके आरोप लगाती इसलिए शायद मैटर कहीं उलझ गया है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं ना, आजकल मैं किसी भी चैनल पे जो डिबेट करता हूँ ना, तो जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता यही लाइन लेते हैं जो आपने कही है कि क्या जरूरत, हमारे नेता को क्यों ले रहे हो? जो अभी तो आपने श्वेत पत्र में आप अशोक चौहान का नाम दिया था, उसको क्यों ले रहे हो, इसको क्यों ले रहे हो? इसको पे तो ईडी की कार्रवाई होने वाली थी या ईडी की कार्रवाई हुई है, क्या ईडी का और डर दिखा के ले रहे? अभी और क्या, अभी और भी होगा। अभी तो शुरुआत है, इलेक्शन अनाउंस होने तक अभी एक बड़ी कार्रवाई देखिएगा झारखंड में भी होनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कई ऑपरेशन होने बाकी, कई और परसेप्शन की लड़ाई है। मुझे लगता है कि परसेप्शन की लड़ाई है और भाजपा ये दिखाना चाहती है कि उसकी पार्टी तो एकजुट है लेकिन बाकी लोगों में भाजपा के अंदर आने की होड़ मची हुई है। तो पब्लिक में एक परसेप्शन जाता है कि देखिए लोग भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि भाजपा ही जिता सकती है। तो ये एक जो परसेप्शन की लड़ाई है, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि भाई 25 सीटें भाजपा की है राजस्थान में, उसको क्या ज़रूरत है महेंद्र सिंह मालवीय की? जिस सीट पे वो टिकट दे रहे हैं वो मौजूदा सांसद बीजेपी का है वहाँ पे, तो आप उसको हटा के कांग्रेसी को टिकट क्यों दे रहे हैं?
तो ये है कि ये जो परसेप्शन एक बना कि दूसरी पार्टीज में भगदड़ है, हमारे में सब आ रहे हैं, देखो कमलनाथ भी आने को तैयार है, तो वो शायद ये जो परसेप्शन है वो भाजपा चुनाव तक बनाए रखना चाहते हैं। टेम्पो हाई होता है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि देखिए हम ऐसी पार्टी में हैं जहाँ सब आना चाहते हैं और कांग्रेस टूट रही है। और वहीं कई लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं का क्या, यदि महेंद्र सिंह मालवीय को ही देना है तो हमारे कार्यकर्ताओं का क्या। तो लेकिन जैसा है ना, जंग प्यार और वोट में सब जायज होता है, वही जायज है। एक चीज़ और है, और ऑन सीरियस नोट कि ये सब कुछ जो आज भाजपा के लिए हम लोग कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल कर रही है एजेंसीज का, क्या आप मुझे जवाब दीजिए, 14 के पहले इस्तेमाल नहीं करते थे क्या? इतना इस्तेमाल नहीं होता था। नहीं, तो ये कानून में बदलाव हुआ। ये कानून में बदलाव किसने किया? ईडी के कानून में बदलाव कब हुआ? शादाब साहब ने किया, चिदम्बरम साहब ने किया। क्यों किया था? 14 के ठीक पहले? ये 11 से 14 के बीच में बदलाव हुआ है, और चिदम्बरम साहब देश के गृह मंत्री थे। क्यों हुआ था बदलाव? इसी पर्पज से किया गया था। आपकी सरकार बन नहीं पाई 14 में, आपके हाथ से चीजें निकल गई। और पहले सीबीआई का होता था ना, सीबीआई का होता था। मैं कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह की सरकार आज कर रही है, ये अगर आप इंदिरा गांधी का कार्यकाल देखेंगे 17 साल में, सब वही है, सब वही ब्लूप्रिंट है। इंदिरा जी वही ब्लूप्रिंट है भाई। देश में इमरजेंसी लगाने की कोई छोटी घटना थी क्या? तो ये सब चीजें इतिहास में घट चुकी हैं, और ये मतलब ये मान के चलना कि सब दूध के धुले थे और यही केवल काले, ऐसा नहीं है। राजनीति में साम दाम दंड भेद होता है। जो बाबा बोल रहे थे कि लव और वॉर और वोट में सब जायज़ है, तो ये उसी जायज़ का हिस्सा है। नैतिकता की अगर आप बात करेंगे तो फिर जो लोग नैतिकता की बात करते हैं, मोरालिटी की, उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, उनको साधु बन जाना चाहिए। इस देश के अंदर चुनाव ऐसे ही होते हैं, इस देश के दुनिया के अंदर चुनाव ऐसे ही होते हैं। या फिर एनजीओ चला लीजिए आप घर बैठिए, एनजीओ। तो महात्मा गांधी इसीलिए चुनाव लड़ते थे, अन्ना हजारे इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। तो आपने देखा कि आज की हमारी चर्चा काफ़ी गर्मा गर्म थी, और एक ज़माने में जो सीबीआई ईडी एक समय पिंजरे का तोता था, तो आज भी उसको शायद हथियार नहीं मिले हैं, वो ऑटोनॉमी उनको नहीं है। और कहते हैं कि लोकपाल के नाम पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया केजरीवाल के द्वारा। कहाँ है लोकपाल? कोई भी आदमी इस देश के लोकपाल का नाम बता दे। हाँ, किसके नाम पता है? अभी चेंज हुआ है, केवल यूपीएससी की तैयारी छोड़ने वाले को। अच्छा, एक चीज और है सुमित जी कि आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सीबीसी की रिपोर्ट आती थी और पूरी सरकार हिल जाती थी। आज कौन सीबीसी है ये भी नहीं कोई बता पाएगा। पीएससी की रिपोर्ट आती थी तो सरकार हिल जाती थी। सीएजी की रिपोर्ट आती थी। अभी पीएससी के चेयरमैन जो है वो कांग्रेस के नेता, कहाँ कुछ। तो चर्चा तो चलती रहेगी, और सवाल ये भी है कि कांग्रेस का जो शासन था उस समय गठबंधन सरकार थी, ठीक है। वो चूंकि गठबंधन सरकार होने पे आपको वो एब्सोल्यूट पावर नहीं होती जो अभी बीजेपी के पास लगातार 2 पूर्ण बहुमत की सरकारें आई, 282 2014 में, 303 2019 में, अब तो 370 का लक्ष्य है। तो उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, तमाम विपक्षी दलों के नेता उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। यूपी की सियासत गर्म है, हमारी चर्चा भी गर्मा गर्म थी। तो देख, अच्छा कॉफी ठंडी अभी हम दोबारा शो के बाद कॉफी पिलाते हैं। तो हमारी बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।